अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। पेपर आपके ऑनलाइन ही होंगे, डिसीजन आ गया कि? जी सर, अभी नोटिफिकेशन देखा हाँ हमने। जी, वो मैंने भी अभी देखा। तो ये डेट कौन सी, किस डेट से होंगे? 8 फरवरी। अच्छा, 8 फेब से। ओके। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता चली सर आपको? क्या? नहीं, मुझे नहीं अभी पता उसका। अभी हमें भी नहीं पता सही तरह। सही, अभी मेरा ख्याल है वो डिसाइड शायद हुआ है कि नहीं हुआ, उसका नहीं हाँ, वो पता। शायद अभी डिसाइड नहीं हुआ। मे भी ऐसा ही होगा कि 25 नंबर का वाइवा और 25 नंबर के एमसीक्यू जैसे पिछली बार हुए थे। नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको ना, वो कल तक उम्मीद है फाइनल हो जाएंगे, कल परसों। ठीक है सर, ठीक। हाँ जी, बता देंगे। चलें ठीक है, फ्लूइड ड्रिफ्ट पे थे हम, अब पढ़ते हैं वो। यार वो नहीं, सॉरी नहीं कर सका यार, मैं बताऊं, मैं दरअसल मैं इधर नहीं था, मैं गया हुआ था कहीं। तो आज मैं आपको इकट्ठा ये वाला भी जो होगा ना भेज देता हूँ आपको, ठीक है? हाँ आज याद से शेयर हो जाएगा कोई इशू नहीं है। तो ये वाला पहले ये करते हैं ना, उसके बाद मैं आपको एक सेशन जब खत्म होगा ना तो उसमें मैं ये आपको थर्ड भेज दूंगा, ठीक है? दूसरे सेशन में जो आप देखते हैं वो सोल्व को अगर वो कर सके। चलें, फ्लूइड ड्रिफ्ट पैरेलल टू बी, जो प्रीवियस टाइम हमने तो एफ चैन पे भी तो था ये, उस पे नहीं देखा था आपने? सर उस पर थोड़ा सा चेंज लिखा है। नहीं, वहां पे तो सॉल्व को नहीं किया हुआ, तो वो जो है इक्वेशंस तो कर। हाँ जी जी जी, चले कोई नहीं, वो मैं भेज दूंगा आपको, ठीक होगा। तो नेक्स्ट है फ्लूइड ड्रिफ्ट पैरेलल टू बी। जिस तरह हमने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखा था उसका इफेक्ट कैसे है, किस तरह से पाथ ऑफ द पार्टिकल जनरेट हुआ, और बाकी जो फ्लूइड टर्म और कोलिजनल इफेक्ट्स एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ें जो है वो ऐड करने के बाद हमने जो उस पर फोर्स एक्ट की थी कि किस डायरेक्शन में कैसे, वो चीज़ें हमने देखी थी। आज हम देखते हैं कि अगर आपके पास फ्लूइड ड्रिफ्ट जो है पैरेलल है, then what is the tracks and what are the effects of the gyration of the motions। तो उसके लिए हमने उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करना है, लेट दिस इज इन जी डायरेक्शन, और वी जो है उसको भी हमने जी डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया, दोनों को एक में ही। तो उसका ये हमें फ़ायदा होगा कि आपके पास एक ही डायरेक्शन सपोज करने से आपका जो ट्रैक ऑफ द पार्टिकल पैरेलल टू द डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसमें इम्पैक्ट जो है उसका एफिशिएंट होगा। z component of the fluid equation of the motion। कहाँ पे? नहीं नहीं, मेरी बात नहीं नहीं, बात ये z डायरेक्शन में है ना, डायरेक्शन है जस्ट। आपकी पाथ ऑफ द पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जी डायरेक्शन में है, और बाकी आपके पास जो कन्वेक्टिव टर्म है वो आपके पास स्मॉलर होगा, तो इसको जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। इसका ये होगा कि आपका जो टोटल फील्ड है उस पे इम्पैक्ट आएगा, मतलब कि एक डायरेक्शन तो है ना उसकी, जी डायरेक्शन में जस्ट फील्ड है। अब फील्ड जी में है और वी जो है उसको अगर हम डायरेक्शन वी में लेते हैं, इसका मतलब है वी क्रॉस वी कर लेंगे, तो आपका पाथ ऑफ द पार्टिकल जो है वो अभी हम देखते हैं किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये फ्लूइड टर्म देखते हैं, पहले ये आपने लिखा, तो ये हम डिस्कस करते हैं इसको। एम एन, तो ये आपके पास वही पीछे वाला रिलेशन है, पार्शल वी जी पर पार्शल टी प्लस वी जी डॉट डेल वी जी। फिर इस तरह क्यू एन ई जी प्लस वी क्रॉस बी, ये जी कंपोनेंट बी माइनस पार्शल पी बाय पार्शल जी। तो यहाँ पे आपके पास हाँ ये टर्म जो आपके पास जीरो होगी, ओके ठीक कह रहे हैं आप। वी जी क्रॉस बी दोनों पैरेलल हैं, सही है। तो एम एन इंटू पार्शल वी जी बाय पार्शल टी प्लस ये आ गया आपके पास, फिर ये सेकंड आप क्यू एन ई जी माइनस दिस, ये उसी तरह से आपने लिख लिया। जो कन्वेक्टर टर्म है, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज इट इज स्मॉलर देन पार्शियल वी बाय पार्शियल टी। तो इसको जो आपके पास कन्वेक्टर टर्म है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वी शैल अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड आर्गूमेंट्स हियर एंड सिंपली कंसीडर केसेस इन वी जी is partially especially uniform। तो partial v g by partial t it is greater than
वी डॉट डेल इंटू जो ग्रेडियंट है उसका वेलोसिटी का, उससे ये टर्म जो है वो ग्रेटर है, इस वजह से आप इसको जो है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं कन्वेक्टेड टर्म। सो वी नेग्लेक्ट इट। देन आपके पास जो अपर टर्म रहेगी सिर्फ एम एन पार्शल वी जी बाय पार्शल टी इक्वल टू क्यू एन ई जी माइनस पार्शल पी बाय पार्शल जी। इस रिलेशन पे आप आ गए, तो ये वही रिलेशन हैं जो हमने पहले पिछले जो जिसमें परपेंडिकुलर ड्रिफ्ट की बात कर रहे थे। सिंस दिस इज पी इज इक्वल टू गामा एन के टी, ये हमारे पास है पी, इसका पार्शियल ले लें तो पार्शियल पी बाय पार्शियल जी, दिस इज इक्वल टू गामा के टी पार्शियल एन बाय पार्शियल जी। देन वी हैव ये इस इक्वेशन में आप एम एन पार्शियल वी जी बाय पार्शियल टी इक्वल टू क्यू एन ई जी माइनस, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की ये आपके पास, तो ये माइनस गामा के टी पार्शियल एन बाय पार्शियल जी। इससे ये हमें पता लगता है जो फ्लूइड जो है वो इट इज़ एक्सेलरेटेड अलोंग बी अंडर द combined electrostatic and pressure gradient forces. A particular important result is obtained for massless electron, means the mass of the electron massless is वजह से its mass is very small as compared to mass of the proton आप बात करते हैं, तो इसको m approaches to zero ले लें, specify q is equal to minus e, और जो e है उसका रिलेशन माइनस डेल फाइव आपके पास होता है। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ये रिलेशन आपके पास आता है जीरो इक्वल टू माइनस एन, ये इसमें वैल्यू पुट की ऊपर वाले में माइनस पार्शल फाइव पार्शल जी, ई जी की जगह पे माइनस गामा के टी दिस, तो ये आपके पास नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया, तो ये उधर चला जाएगा ई पार्शल फाइव पार्शल जी एन, या एन जो है यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में आ गया। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इट आर क्वाइट मोबाइल पार्टिकल्स, सो देयर हीट कंडक्टिविटी इज ऑलमोस्ट इन्फिनिट। जो आपके पास ये लाइट पार्टिकल्स होते हैं इसके लिए हीट कंडक्टिविटी के ज़्यादा होते हैं। तो आइसोथर्मल इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसके लिए आप गैमा जो है फिर वन जो है वो सोच कर लेते हैं, तो इसको इंटीग्रेट कर लें, टी इंटेग्रल पार्शियल फाइव बाय पार्शियल जी डी जी इक्वल टू के टी ई इंटेग्रल वन बाय एन, वही आपके पास रिलेशन है। फिर इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो इधर ई फाइव रह जाएगा, तो के टी ई, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो इस वजह से इसको लॉग में लिखते हैं, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, लॉग ऑफ एन आ जाएगा इसकी जगह पे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फिर ई फाइव बाई के बी टी, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन, ये आपके पास है, प्लस सी वन। हमने देखा है the deviation from the strict cosine adjusts itself, so there is just enough charge to set up the electric field required to balance the forces on the electron। मतलब कि ये जो कंडीशन है इसमें इसको आप बैलेंसिंग कंडीशन कहते हैं, स्टेडी स्टेट कंडीशन भी आप कहते हैं इसको, कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको किस तरह से कंबाइन हो के दूसरा जो आयनाइजेशन स्टार्ट हो के फिर सेंट्रल रीजन में क्या है और कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो फ्लूइड पे सॉरी जो प्लाज्मा में एक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि प्लाज्मा कोसाइन न्यूट्रल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसमें आयंस भी हैं, तो जो मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की और वो आपके पास इसमें प्रेशर ग्रेडियंट का इम्पैक्ट भी होगा, और किस तरह से किस रीजन में ये एक्ट करता है, उसके लिए स्टेडी स्टेट वो होती है जब प्रेशर ग्रेडियंट और बाकी चीज़ें जो है इक्वल टू होती हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेशन एक जो है वो है कि व्हाट इज प्लाज्मा अप्रॉक्सीमेशन। ये जो एग्जांपल अभी हमने देखी है, इट इज़ रिलेटेड, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा that has wide application. We are used to solving for electric field for from Poisson equations when we are giving the charge density sigma.
इन अ प्लाज्मा द अपोजिट प्रोसीजर इज जनरली यूज्ड, कि उससे आपके पास इसमें E इज फाउंड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड पॉइजन इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड सिग्मा। मतलब इसका आपके पास जो प्लाज्मा में जो है वो पॉइजन इक्वेशन से आप सिग्मा जो है चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, और उसमें आपके पास जो है वो पॉइजन इक्वेशन से चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट मीन्स डैट के इन दोनों का अगर आप देखते हैं इम्पैक्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक दोनों की डिफरेंट है। द रीज़न क्या है? प्लाज्मा हैज़ एन overriding tendency to remain neutral. If the ions move, the electrons will flow. Electrons will fall. E must adjust itself so that the orbit of electrons and ions preserve neutrality. ये दोनों जो है न्यूट्रलिटी, तो उसमें आपके पास जब आयंस और इलेक्ट्रॉन जो है वो जितने आयंस हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हों तो आपके पास वो न्यूट्रल सिचुएशन आता है। चार्ज डेंसिटी ऑफ द सेकेंडरी इम्पोर्टेंस, it is adjust itself so the Poisson equation is satisfied. This is true of course only for low frequency motion in which electron inertia is not a factor. In plasma it is usually possible to assume Ni is equal to Ne, तो यही हमने कंडीशन पढ़ा था। and Delhi not approaches to zero at the same time, we shall call this plasma approximation। ये जो अप्रोक्सीमेशन है इसको हम प्लाज्मा अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, जिस तरह हमने पहले चैप्टर में इसको डिस्कस किया था। It is fundamental trait of the plasma, one which is difficult for the novice to understand. Don't use Poisson equation to obtain it unless it is unavoidable. In the set of fluid equation, we now eliminate Poisson equation, also eliminate one of the unknown by setting Ni is equal to Ne, जिसमें आप ये जो Ni is equal to नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जिसे आप कहते हैं, अगर आइंस और इलेक्ट्रॉन जो है उनकी नंबर डेंसिटी जो है वो इक्वलेंट होती है, तो इसको हमने इसमें हमने पढ़ा था कि ये पॉइसन इक्वेशन है। तो सॉरी, इसको हमने पढ़ा था वो क्वाज़ी न्यूट्रलिटी इम्पैक्ट जो है वो उस पर, जी क्वाज़ी न्यूट्रलिटी में चैप्टर 1 में इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसमें जस्ट यही था कि आपके पास जो अगर वो पैरेलल है तो इसका किस तरह से मोशन है, नंबर डेंसिटी क्या आती है, वही नंबर डेंसिटी इट इज सेम। ये हमने जो आप बोल्ट्जमैन रिलेशन जिस तरह से आपने फर्स्ट चैप्टर में ड्राइव किया था, n इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल e5/kT, फिर इसको आपने वेव डिबाई लेंथ जो है इस तरह की चीज़ें थी वहाँ पे देखी थी। तो जस्ट हमने इसमें यही देखना था कि आपके पास अगर पैरेलल सिचुएशन है तो किस तरह से आपके पास उसकी मोशन जो है नंबर डेंसिटी के साथ रिलेट कर रही है, और कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसमें आपके पास प्रेशर ग्रेडियंट है, उसके बाद उसकी पोटेंशियल है या नंबर डेंसिटी है, तो उसमें अगर रीजन में किस वजह से स्टेडी स्टेट अचीव होती है और कौन कौन से इसमें पैरामीटर जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। चैप्टर 3 में यही कुछ है, और चैप्टर सॉल्व प्रॉब्लम जो होते हैं, तो अब उसका टॉपिक जो है फर्स्ट है वो प्लाज्मा ऑसिलेशंस का है। उसमें हमने क्या करना है, ऑसिलेशन जो है वो प्लाज्मा में किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, कैसे पार्टिकल्स जो हैं उनका ये यार मुझे नहीं पता, देख लीजिएगा। तो मैंने आपको जो पीडीएफ सेंड किया है ना, तो ये सारे मेरा ये किए हैं सारे मेरे ख्याल सारे हैं, या छोड़े भी हैं शायद, नहीं कुछ देख लीजिएगा आप ना। तो जी प्लाज्मा ऑसिलेशन नेक्स्ट आपके पास है। उसमें हमने जो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये एज्यूम करना है कि प्लाज्मा जो है assuming initially uniform neutral plasma at rest। तो यूनिफॉर्मिटी में आपके पास सेम जो आपके पास डेंसिटी है दैट इज नो डेंसिटी ग्रेडियंट, और जो न्यूट्रल प्लाज्मा है इन क्वाज़ी न्यूट्रल कंडीशन दैट इज नो
चार्जेस एंड नंबर डेंसिटी जो आपका इक्विलिब्रियम नंबर डेंसिटी है एंड एन नॉट ये आपके पास ई। रेस्ट मीन्स प्लाज्मा पार्टिकल्स आर फिक्स्ड नॉट मूविंग। तो ये आपके पास इसको हमने इनिशियली एज्यूम करना है इसमें इसको स्टार्टअप करने से पहले कि सबसे पहले जो है जब हम ऑसिलेशन डिस्कस करेंगे तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये एज्यूम करेंगे कि आपके पास जो प्लाज्मा है इट इज़ यूनिफॉर्म न्यूट्रल एंड रेस्ट मतलब स्टेडी स्टेट में है ये प्लाज्मा जो है फिक्स्ड है जो पार्टिकल्स हैं इसमें तो ज़ाहिर न्यूट्रल कंडीशन एक्ट कर रही है और दूसरा जो है इसकी नंबर डेंसिटी जो है वो सिमिलर है सेम है तो जो पार्टिकल्स उसमें होंगे नो डेंसिटी ग्रेडियंट विल अक्सर इन दिस सिस्टम। तो जी सेम डेंसिटी होगी ना यूनिफॉर्म का मतलब हाँ यूनिफॉर्म का मतलब है कि डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है ना उसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो सेम है एज्यूम कर रहे हैं पार्टिकल मतलब उसमें ग्रेडियंट का ये होता है ना कि आपके पास उसमें पाथ में ट्रैक्स आ जाते हैं जो मतलब कि सर्टन रीजन में ज़्यादा होते हैं सर्टन में कम होते हैं उस तरह का जो आपके पास सिचुएशन नहीं होती इसमें। हेलो जी सर। जी अच्छा तो इसमें हमने जो assumption लगाया था वो ये था जो कि हमने पहले डिस्कस किया है। अब इसमें by displacing negative particles asides and electrons are displaced from a uniform background of ions then equilibrium condition is। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कंसिडर करते हैं all ions and electrons are mixed in quasi-neutral condition but when we then separated so these charges are divided into two branches of the charges। मतलब पहले तो आपके पास जो क्वाज़ी न्यूट्रल कंडीशन प्लाज्मा की होती है उसमें आपके पास मिक्स्ड होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। तो इसमें आप जब बैकग्राउंड ऑफ द आयन जो है उसको डिस्प्लेस करते हैं तो उसमें क्वाज़ी न्यूट्रल कंडीशन से जब इनको सेपरेट किया जाता है तो आपके पास नॉर्मली ज़ाहिर बात है पॉजिटिव और नेगेटिव चार पार्टिकल जो है वो गेन होते हैं। जैसे ये देखें आपके पास ये मिक्स कंडीशन है और ये आफ्टर सेपरेशन ऑफ द आयंस जो हैं वो उसको फिक्स कर दिया गया है एट सर्टेन टाइम यहाँ पे। तो वो आफ्टर ऑसिलेशन ऑफ दिस के नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑसिलेट से वो सेपरेट हो गया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आपके पास है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी तो ये आपके पास की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी इस पे एक्ट कर रही हैं। As electric field falls to electron in opposite direction so the electrons are forced in backward direction and due to inertia they don't stop at the position of ions and go to next position where generates an electric field separately by particles E which tends to restore electrons to their neutral position so ions don't respond and stay fixed so that is due to दे हैव यूनिफॉर्म बैकग्राउंड मतलब आयंस जो हैं उसको जो है वो हमने एज्यूम किया दीज आर फिक्स जो ऑसिलेशंस हो रही हैं वो जस्ट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का तो हम ये एजम्पशंस जो हैं वो यहाँ पे लगाएंगे। फर्स्ट एजम्पशन इज नो मैग्नेटिक फील्ड सो इट फॉलोज डेल क्रॉस इक्वल टू जीरो। पहला जो आपके पास असम्पशन है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर ज़ीरो है
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन एक्ट करेगी। नंबर 2, नो थर्मल मोशन, KT 0, मतलब तो इसमें आपके पास डेल डॉट P जो है वो गैमा डेल एन KT जो है इसके इक्वल होता है, तो टेम्परेचर 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये टर्म भी 0 होगा। आयंस आर फिक्स्ड इन स्पेशली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसमें होगी। प्लाज्मा इज इन्फिनिट इन एक्सटेंट, मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड द जो आपके पास शेप इफेक्ट्स हैं फॉर आयंस जो हैं वो आपके पास लार्ज होंगे और इलेक्ट्रॉन्स के लिए नील जो है कम होंगे, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 0। कंसिडर ओनली वन डायमेंशनल मोशन, इस पे आप वन डायमेंशनल मोशन कंसिडर करेंगे। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इलेक्ट्रॉन है एम एन वही इक्वेशन है जो हमने प्रीवियस चैप्टर में एम एन पार्शियल वी डॉट डेल क्यू एन पी प्लस दिस, तो ई की वजह से ये हो गया 0, डेल पी 0 हो गया, वो आपको बताया था टेम्परेचर जो 0 था, तो आइसोथर्मली इसको क्यू की जगह पे इलेक्ट्रॉन एम एन दिस पार्शियल वी बाय पार्शियल टी प्लस वी डॉट डेल वी इक्वल टू माइनस ई एन एंड ई, बाकी ये 0 हो गया और ये टर्म ये इससे हुई है, इसको हमने एज्यूम किया, एजम्पशन कंसिडर किया है। अगर आप एजम्पशन नहीं करते तो फिर ये 0 नहीं होती। एम एन पार्शियल टी बीटा डेल, तो ये माइनस टी इंटू एन जो है वो एन कैंसिल आउट हो गया। एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन 1 पार्शियल एन बाई ये होता है पार्शियल एन बाई पार्शियल टी प्लस डेल डॉट एन वी इक्वल टू 0। तो एज पी नॉट इज इक्वेशन रो नॉट जो आपके पास है, तो डेल डॉट इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन के इक्वल होता है। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हेलो जी, अब आ रही है आवाज? रो इज इक्वल टू ये आपके पास एप्सिलॉन, ये पॉइजन इक्वेशन है, एप्सिलॉन डेल डॉट ई, रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल डॉट ई के गुण हो गया। एक इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपके पास पहले थी, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, पॉइजन इक्वेशन से इन द फॉर्म ऑफ रो जो है इसका थर्ड इक्वेशन। तो जो रो इज इक्वल टू ये होती है एन क्यू या एन ई जो आप चार्ज लेते हैं, रो इज इक्वल टू एन आई माइनस एन आई ई, ये आइंस नंबर डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी जो है। कंपेयर कर लें उन इक्वेशंस को, तो जो हमने अपवर्ड जो है लिखा है, तो एप्सिलॉन डेल डॉट ई, ये रो है ये भी रो है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो एन आई माइनस एन ई इंटू ई के इक्वल आ जाएगा ये जो पॉइजन इक्वेशन है उसको, और जो सिंपल नंबर डेंसिटी है सॉरी हाँ, रो इज इक्वल टू एन आई माइनस एन ई, जो डिफरेंस इन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन जो नंबर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स है वो हमने इस पे कंपेयर करते हैं, तो ये आपके पास जो है रिलेशन जनरेट हो जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लिनियराइजेशन टू सॉल्व दीज इक्वेशंस, ये तीन इक्वेशन बन गई हैं, एक ये इक्वेशन है, एक ऊपर जो पहले वाली थी, फिर सेकंड इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाली। तो एन एक्स टी, वी एक्स टी, फाइव एक्स टी एंड ई एक्स टी आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एन यूज हो रहा है, वी यूज हो रहा है, फाइव यूज हो रहा है ऊपर, और टी यूज हो रहा है, इसको हम डिपेंडेंट विद टाइम। We divide our dependent variable two parts such as, जो dependent variable है इसको दो parts में divide करें, equilibrium part before oscillations और no oscillation, इसको equilibrium part plus ये आपके पास है perturbation part after oscillation। As we are assume all perturbations are very very small, it means that चार्ज इज वेरी स्मॉल। सो मतलब परटर्बेशन इफेक्ट जो है कम होगा तो चार्ज भी कम होगा। जो आपके पास टोटल वी होगा उसको वी नॉट प्लस वी वन, वी नॉट इज ए पार्ट, वी वन इज परटर्बेशन पार्ट। इस तरह से एन को और ई को भी जो है हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे दोनों वेरिएबल्स को। तो मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया इसमें, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर किए हैं कुछ अप्रॉक्सीमेशन के जिसमें आपके पास जो है आयन फिक्स्ड है और टेम्परेचर 0 है, तो इस उसके बाद पॉइजन इक्वेशन क्या थी, किस तरह से उन इक्वेशन को लेकर हम तीन को चले हैं। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो टाइम डिपेंडेंट है
उनको आपने स्प्लिट अप किया है, क्योंकि हमें पता है कि इसके जो इक्विलिब्रियम थर्मोमीटर, इक्विलिब्रियम पैरामीटर और परटर्ब होता है आफ्टर ऑसिलेशंस, जो थिंग्स प्रोड्यूस होती हैं उसको परटर्ब ऑसिलेशंस कहते हैं। इक्विलिब्रियम सर पार्ट जो है, आवाज सही नहीं आ रही। हेलो जी, आवाज़ आ रही है? यस सर, अब आ रही है। जी। अच्छा, तो इसमें हमने क्या किया है, ये यहाँ से मैं आपको बता दूँ, ये आपके पास था जी, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ये थी आपके पास। क्वेश्चन 1 पे आए, ये आपने क्या किया था, अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया था कि ये अजम्पशन यूज़ की हैं, ये इससे इक्विवेलेंट है। तो इसमें आप फिर आगे इक्वेशन 2 पे, एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज रिटन एज, एंड पॉइसन इक्वेशन में डेंसिटी की फॉर्म में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें रो को आप लिखेंगे एन आई माइनस एन ई आई ई, तो दोनों को कंपेयर करेंगे दिस एंड दिस, तो ये आपके पास एप्सिलॉन डेल डॉट ई इक्वल टू एन आई माइनस एन ई इंटू ई। अब लिनियराइजेशन मेथड से अब आपके पास जो पैरामीटर्स हैं वो डिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं, तो इसको आपने क्या करना है, जो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मकसद है कि आप उसको क्या करेंगे, एक इक्विलिब्रियम पार्ट है, दूसरा आपके पास परटर्ब पार्ट है, तो दोनों पार्ट्स जो हैं उसको जी, जो पोटेंशियल V है, V आप V नॉट प्लस V वन, एन नॉट प्लस एन वन, ई नॉट प्लस ई वन, तो इसमें V नॉट जो है, दिस इज इक्विलिब्रियम पार्ट, V1 perturbed part after oscillation, और ये आपके पास है before oscillation, और you can say that when no oscillation is produced in a system। तो उसमें क्या होगा, as plasma is initially uniform or constant, ये भी हमने assume किया है, neutral and at rest V naught 0, तो इसका मतलब है Z naught 0 लेंगे, E naught भी 0 है, तो partial V naught by partial partial T, this will also equal to 0। तो उस इक्वेशन 1 में ये चीज़ें पुट करेंगे सारी, पहले पार्शियल बाय पार्शियल टी, वी नॉट प्लस वी वन, फिर वी नॉट प्लस वी वन, वी नॉट प्लस वी वन, वी नॉट प्लस वी वन, ये वन इक्वेशन जो थी आपके पास, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वाली इक्वेशन, दिस दिस इज इक्वेशन। वी की जगह पे आपने इसको इक्विलिब्रियम पार्ट और परटर्ब्ड पार्ट में इसको डिवाइड किया है, ये वाला दोनों को, इसको भी ये ई और ई, तो जी, देन वी नॉट, और ये हमने देखा पहले कि ये यहाँ पे 0 है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो m पार्शियल v1 बाय पार्शियल t प्लस m v1 डॉट डेल, ये आपके पास v1, इसको आपने माइनस ई वन, ई नॉट 0 हो गया परटर्ब्ड पार्ट, सो व्हेन वी अप्लाई डेल ऑन इट, it becomes very small,
ये आपके पास है परटर्ब्ड पार्ट V1। अगर आप इस पे डेल अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास और स्मॉल हो जाता है, मतलब पार्शियल बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल बाय पार्शियल सर्टन टाइम जो भी आप इस पे करते हैं, तो जब भी ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं किसी टर्म पे इट विल बी, तो परटर्ब्ड पार्ट जो है वो जीरो निगलेक्ट हो जाएगा, मतलब टर्म माइनर टर्म रहेगी, तो ये रह जाएगी जस्ट आपके पास m partial v1 partial t equal to minus e1, this will also equal to 0 using these equation in equation 2। ये इक्वेशन 2 कौन सी थी, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है पार्शियल n बाय पार्शियल t प्लस डेल डॉट एन यू इक्वल टू 0 यूजिंग लिनियराइजेशन। जी माइनस ई। हाँ जी, ये आपके पास v1 जो है इट इज़ परटर्ब्ड पार्ट ऑफ द वेलोसिटी कंपोनेंट। परटर्ब्ड पार्ट मतलब ऑसिलेशन उसमें आपके पास जब आ जाती हैं, तो जब उस पे जो आपके पास जब डेल अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास जो है ये और कम वैल्यू हो जाती है। डेल ऑपरेटर जो है ये किसी भी जो आपके पास क्वांटिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए आप वैल्यू को मतलब कन्वर्जेंस के लिए यूज होता है। तो हम ये इसको अप्रोक्सीमेट। हाँ, तो ऑसिलेशन जब इसकी इंक्रीज होंगी ना देखें, तो उसको हम मतलब कि एट द रैंडम पोजीशन, तो वो नियरली स्मूथ कर देगा उसको, मतलब कि एक टाइम आपके पास आएगा कि ये ऐसे टर्म जो V1 जो परटर्ब्ड पार्ट है ऑसिलेटर पार्ट जो आपके पास जनरेट हुआ है उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो माइनर रह जाएगी। तो इसका ये V1 है, ये वाला आपके पास ये भी V1 है, तो इसमें आप जस्ट इसको सॉल्व करके दे सकते हैं, जो जब ऑपरेटर अप्लाई होगा तो उसकी जो ऑसिलेशंस हैं उसको रिड्यूस करेगा इसमें। ठीक है, तो ये चेक करना है आपने इस तरह से ये टर्म। अच्छा, तो यहाँ पे हमने उसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में वैल्यू पुट आउट किया है, पार्शियल एन बाय पार्शियल टी प्लस डेल डॉट एन यू वी इक्वल टू 0। तो इसमें भी आप नंबर डेंसिटी को इक्विलिब्रियम नंबर डेंसिटी और परटर्म नंबर डेंसिटी में आप इसको लिखेंगे पार्शियल पार्शियल टी एन नॉट प्लस एन वन डेल डॉट, ये आपके पास एन नॉट प्लस एन वन, ये एन भी आपके पास था तो वी नॉट प्लस वी वन। इसको आप पार्शियल एन नॉट बाई पार्शियल टी प्लस पार्शियल एन वाई वन बाई पार्शियल टी प्लस डेल डॉट एन नॉट प्लस एन वन वी नॉट प्लस वी वन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आफ्टर इनिशियली आप क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है पार्शियल एन नॉट बाय पार्शियल टी इक्वल टू 0, तो ये आपके पास एन वन वी वन जो है इसमें ये रह जाएगा पार्शियल एन बाय पार्शियल टी प्लस डेल डॉट एन नॉट प्लस एन वन, ये आपके पास एन नॉट, इसको मल्टीप्लाई करें एन नॉट वी वन प्लस एन वन वी वन, तो ये आपके पास दोनों टर्म जो हैं ये स्मॉल है। इसको V1 जो है उसको मतलब कि ये V1 जो है ये लार्जर टर्म नहीं है, इट इज़ स्मॉलर टर्म, तो मतलब कि ये परटर्ब जो है वो पार्ट है, तो इसमें आप उसको दोनों के प्रोडक्ट जो है मतलब कर सकते हैं। तो पार्शियल एन वन बाय पार्शियल टी प्लस डेल डॉट एन नॉट वी वन इक्वल टू 0। तो इसमें हमने क्या किया है, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, पार्शियल एन बाय पार्शियल टी प्लस एन नॉट डेल डॉट एन वन प्लस वी वन डॉट डेल एन नॉट, ये डॉट प्रोडक्ट जो है पार्शियल टी प्लस एन नॉट डेल डॉट वी वन, डेल एन नॉट जो है वो आपके पास हमने सपोज किया था उसका ग्रेडियंट 0 है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब ये दूसरी इक्वेशन थी, अब थर्ड इक्वेशन जो है वो आपके पास है पॉइजन इक्वेशन, जो हमने उसको ऊपर कंपेयर करके लिखा था एप्सिलॉन डेल डॉट ई इक्वल टू रो एन आई माइनस एन आई।
तो इस पे लिनियराइजेशन प्रॉपर्टी अप्लाई की, डेल डॉट ये आपके पास ई नॉट प्लस ई वन एन आई ई ज़ीरो प्लस एन आई ई वन। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए ये आपके पास एज प्लाज्मा इनिशियली यूनिफॉर्म, सो यूनिफॉर्मिटी कंडीशन में एन आई एन ई और ये सारे आपके पास इक्वलेंट है। तो एन आई वन इक्वल टू ज़ीरो, आल्सो ई नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो जो आपके पास जस्ट रिमेनिंग होगा वो एप्सिलॉन डेल डॉट ई वन इक्वल टू माइनस ई एन ई वन एक्सप्रेसिंग इन वन डायमेंशन। तो ये एप्सिलॉन पार्शल ई वन बाय पार्शल एक्स इक्वल टू माइनस ई एन ई वन। अब ये जो तीन जी अच्छा जी, ओमेगा एफ पी इज इक्वल टू ओमेगा पी ओवर 2 पाई। ओमेगा पी की वैल्यू को पुट कर दें हम। तो जिसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास ओमेगा एफ पी इज इक्वल टू 9 एन नॉट स्क्वायर रूट, ये आपके पास हर्ट्ज में आती है। एन नॉट जो आपके पास है वो 10⁸ पर किलोमीटर होता है। तो that equal to 9 gigahertz। ये माइक्रोवेव रेंज में आती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंज में। तो इतना ये मुश्किल कोई नहीं है, जस्ट 3 इक्वेशन है, उस पर आपने अप्रोक्सीमेशन लगा के